इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं माननीय सांसद राज्यसभा श्री गोपाल नारायण सिंह जी, इस विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर ML सिंह जी, सचिव श्री गोविंद नारायण सिंह जी, निदेशक त्रिविक्रम नारायण सिंह व विश्वविद्यालय के संकाय अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष एवं अकादमिक और नॉन अकादमिक सदस्यों के साथ फेसबुक व गूगल मीट से जुड़े संकाय सदस्यगण एवं प्रिय विद्यार्थियों, मुझे अतिशय प्रसन्नता है कि आप सभी ने इस कार्यक्रम को मुझे संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया और इस बात की मुझे अतिशय प्रसन्नता है कि माननीय राज्यसभा सांसद श्री गोपाल नारायण सिंह जी जैसे आपके संरक्षक हैं। यह जानकर मुझे ऐसे प्रसन्नता हुई कि इस विश्वविद्यालय का श्री गणेश काल अभी 1 वर्ष पूर्व का ही है और इतने कम समय में आपने विभिन्न संकायों के माध्यम से दक्ष आचार्यों द्वारा विद्यार्थियों को विविध प्रकार की शिक्षा से और ज्ञान से अवगत और आलोकित किया है। इस बात से मुझे बेहद प्रसन्नता है कि आज जो राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया ऑनलाइन मोड से आरंभ की गई है, उससे आप जुड़े हुए हैं और अभी आप बता रहे थे कि पिछले 6 माह से सारे विद्यार्थी आपके इससे संबद्ध हैं और जो आपके दक्ष शिक्षक गण हैं वह सभी अपने ज्ञान से बच्चों की जिज्ञासाओं को तृप्त कर रहे हैं, समाधान कर रहे हैं उनके प्रश्नों का। और इस तरह से आप जो उच्च शिक्षा संस्थान के आदर्श हैं, उन आदर्शों पर चलकर नए आदर्श स्थापित करने की ओर अग्रसर हैं। आज का जो विषय है एथिकल स्ट्रेटजी एंड एग्जीक्यूशन, नैतिक मूल्यों से संबंधित रणनीति और इसका क्रियान्वयन। जब भी हम अपने समाज के बारे में विचार करते हैं, वैश्विक परिवेश के बारे में विचार करते हैं और सामयिक परिस्थितियों के बारे में विचार करते हैं, तो नैतिकता का प्रश्न अवश्य उठता है। जितने हमारे मानवीय मूल्य हैं उसमें नैतिक मूल्य और नैतिकता का मूल्य यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। नैतिकता वस्तुतः हमारे सद्गुणों का द्योतक है, सद्गुणों का पुंजशील, सद्गुणों के अभिव्यक्तिकरण का माध्यम, हमारी प्रज्ञा और सद्गुणों में लीन होने का हमारा भाव जिसे आशा कहते हैं, इन सभी से हम निरंतर अपने को संबद्ध रखते हैं और इन्हीं के माध्यम से हम संचालित होते हैं। जो नैतिक मूल्य हैं किसी भी व्यवस्था की सफलता के लिए और अस्थायित्व के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। जब विश्वविद्यालय बनते हैं तो यह पहला आदर्श होता है और उद्देश्यों के शीर्ष पर आसीन होता है कि हमारे यहाँ जो परिवेश है वह नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण हो। जो हमारे यहाँ के शिक्षक गण हैं, आचार्य गण हैं, उनके द्वारा नैतिकता का उपदेश और संदेश निरंतर दिया जाए। हमारे परिसर में जो विद्यार्थी पढ़ने आ रहे हैं उनके अंदर इनका समावेश हो, नैतिक मूल्यों का, इनके होने से ही, अर्थात जो नैतिकता के मूल्य हैं इनसे आवृत होने से और इन्हें अपने साथ ले चलने से ही हमारा विद्यार्थी वर्तमान में समाज का अवलंब बनता है और भविष्य के लिए नेतृत्व प्रदान करने वाली शख्सियत बनता है। इसी के माध्यम से हम समाज, राष्ट्र और पूरी मानवता की सेवा करते हैं। आज पूरी दुनिया में एक विचित्र आपदा है, कोरोना वायरस से हम सभी भयभीत हैं, भयग्रस्त हैं और त्रस्त हैं। अभी तक वैश्विक स्तर पर इस महामारी के पूर्ण निर्मूलन का कोई उपाय बन नहीं पाया। सारे देश इसमें लगे हैं। विभिन्न देशों के प्रयोगशाला से संबंधित जो कार्यक्रम है आजकल इसी पर केंद्रित हैं
वैज्ञानिक लगे हैं, अनुसंधानकर्ता लगे हैं, हमारे चिकित्सक लगे हैं, और जो विभिन्न राष्ट्रों को नेतृत्व देने वाले नायक हैं वह भी इस प्रक्रिया में लगे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास माननीय मोदी जी जैसा महानायक है, जिसके नेतृत्व में हम इस महामारी के उन्मूलन की ओर तेजी से अग्रसर हैं। आज की स्थिति में ये नैतिक मूल्य और ज़्यादा आवश्यक हो गए हैं। वस्तुतः जब हम दूसरे का हित करने की बात करते हैं तो वहाँ खड़ा होता है नैतिकता का मंच। हमसे जब किसी को पीड़ा मिलती है तो वहाँ उत्पन्न होता है अनैतिक कृत्यों का समूह। मानस में बहुत अच्छी बात कही गई है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अर्थात पूरी नैतिकता परहित में निहित है, पूरी नैतिकता हमारे आचरण में निहित है, पूरी नैतिकता हमारे सद्व्यवहार में निहित है। इसलिए जब हम नैतिकता की बात करते हैं, नैतिक रणनीति की बात करते हैं, तो इसका आशय यही होता है कि हम अपने प्रांगण और अपने परिवेश में किस तरह नैतिक मूल्यों का समावेश करें, और कदाचित किंचित कहीं भी अनैतिकता की भावना आती है तो हम कैसे उसका निर्मूलन करें, कैसे हम उसका उन्मूलन करें, और कैसे हम इस प्रकार की कुप्रवृत्ति का समन करें। जीवन जो मूल्य हैं हमारे, जिनको लेकर के हमें आगे बढ़ना होता है, उसमें ऑनेस्टी, लॉयल्टी, क्रेडिबिलिटी, सेंसिटिविटी, ये सब बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब मायने रखते हैं, जिसके चलते हम मूल्यों को आगे लेकर के चलते हैं। हमारे अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, शुचिता होनी चाहिए, कर्तव्यनिष्ठा होनी चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, इंटीग्रिटी। ये सब हमारे नैतिक मूल्य हैं जिनके आधार पर हम कुछ भी काम करते हैं। समय की पाबंदी होनी चाहिए, समयबद्धता जिसे कहते हैं। हमने कोई कार्य लिया है तो हम उसे समय के अंदर ही संपादित करें, और सर्वोपरि जो विधियां हैं देश की, व्यवस्था की और संगठन की, उसका पूर्णतः अनुपालन किया जाए। विधि मान्यता यह नैतिक मूल्य है। इसी से सदाचार बनता है, इसी से संस्कार विकसित होते हैं, इसी से सभ्यता बनती है, और इसी से संस्कृति का प्रवाह होता है। अर्थात जो नैतिक मूल्य हैं, इनसे ही सभ्यता, संस्कृति और संस्कार अनुप्राणित होते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा महत्व है। 2 स्तरों पर हम आम तौर पर विचार करते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स, क्योंकि विश्वविद्यालय से संबंधित व्याख्यान हो रहा है, इसलिए रिसर्च एथिक्स। 2 स्तर पर हम इसकी चर्चा करते हैं। समवेत रूप में अगर हम कहें तो कुछ ऐसी बातें हैं जो सबके लिए लागू होती हैं। हम सत्य बोलें, सत्याचरण करें, हम अपने से श्रेष्ठ जनों का सम्मान करें, हमारे जो समकक्ष हैं उनसे मैत्री भाव रखें, हमारे जो कनिष्ठ हैं उनके प्रति स्नेह भाव रखें, और हमारे जीवन के जो लक्ष्य हैं उनकी ओर हम आगे बढ़ें। लक्ष्य पर आगे बढ़ने के लिए जो हमारे शिक्षक हैं, जीवन में 4 प्रकार के शिक्षक हमें ज्ञान देते हैं। प्रथम शिक्षक हमारी माँ होती है, प्रथम आरंभिक या कह लें सर्वश्रेष्ठ शिक्षक, जो हमें खड़ा होना सिखाती है, चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है, और हमारे अंदर हमारे होने का भाव उत्पन्न करती है। उसी के साथ एक शिक्षक हैं हमारे पिता, जो हमें संबंधों की जानकारी देते हैं। तो माता पिता इसीलिए हमारे यहाँ निरंतर स्तुत्य हैं और पूज्य हैं। भगवान राम के लिए भी कहा है, नित्य प्रात उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाई ये माथा। माता पिता का वंदन करने के बाद हम उन गुरुओं का नमन करते हैं जो हमें विषय बोध कराते हैं। इसके बाद हम शिक्षालय जाते हैं, विश्वविद्यालय जाते हैं, जहाँ के शिक्षक आचार्य स्वरूप हमें ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं,
जीवन में आगे बढ़ने का संदेश देते हैं, हमें समर्थ बनाते हैं। एक स्थिति ऐसी भी आती है जब हमारे साथ माता पिता नहीं होते, जब हमारे साथ शिक्षक नहीं होते, लेकिन हमें संदेश, निर्देश, उपदेश की ज़रूरत होती है। इसकी आवश्यकता होती है कि हमें कोई संबल प्रदान करे। गुरु संबल प्रदान करता है। तो ऐसे में हमारे पास गुरु के रूप में शास्त्र होते हैं, वे विषय जिनका हम अनुशीलन करते हैं। फिर हम अपने शास्त्र का ध्यान करते हैं और हमें राह खुद दिखलाई देने लगती है। एक स्थिति ऐसी भी आती है जब हम प्रगति पथ पर आगे बढ़ते हैं और ये तीनों साथ नहीं होते, माता पिता, गुरु और शास्त्र। ऐसे में फिर हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है और यह मार्गदर्शन देने वाला फिर होता है शास्ता। गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी, आज के जो हमारे महानायक मोदी जी, आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ की जो मान्यता है, महायनो गे नगतः सपंथा, जिस रास्ते महान लोग चलते हैं फिर हम उसका ध्यान करें और हमें रास्ता मिल ही जाए। हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए, महाजनों ये नगतः सपंथा, इसका स्मरण करने से हमें ध्यान आ जाता है कौन सा मार्ग श्रेयस्कर है और कौन सा रास्ता कंठ का कीर्ण है। इसलिए हमें अपने आदर्श पुरुषों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जो भी आदर्श पुरुष है हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में, हमारी पुरातन परंपरा में, हमारी सनातन परंपरा में, उनका हमें निरंतर स्मरण करना चाहिए। इसलिए शिक्षालय और विशेष करके विश्वविद्यालय, यहाँ नैतिक परिवेश होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। नैतिक परिवेश होने से ही हम ध्यानस्थ होते हैं, हम केंद्रस्थ होते हैं और हम जो कुछ भी सुनते हैं उसे हम ग्रहण कर लेते हैं और उसे ले करके हम फिर अपने विषय में पारंगत होते हैं। अर्थात ध्यानस्थ होने से हम फिर विषय में सिद्ध हो जाते हैं और सिद्ध होने के बाद हम अपना मंतव्य निर्धारित करते हैं और गंतव्य निर्धारित करते हैं कि हमें कहाँ जाना है, हमें क्या बनना है, हमारे जो दायित्व होंगे इस जीवन पथ पर उसका निर्वाह हमें किस तरह से करना है। तो मंतव्य और गंतव्य की जो जानकारी है हमारी सिद्धि की ओर इशारा करती है कि हमें एक निश्चित लक्ष्य तक पहुंचना है और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें विचलित नहीं होना है, हमें कर्म पथ पर चलना होता है। इसलिए नैतिकता है हमें निरंतर अपने कर्मों का ध्यान रखना, अपने दायित्वों का ध्यान रखना और दूसरे के दायित्व क्षेत्र में हस्तक्षेप करना या अनैतिकता, अर्थात किसी भी प्रकार का विचलन नहीं होना चाहिए। सामाजिक मर्यादा का, विश्वविद्यालय की मर्यादा का और वैयक्तिक मर्यादा का हमें निरंतर ध्यान रखना चाहिए। राष्ट्र की मर्यादा का हमें निरंतर ध्यान रखना चाहिए और मनुष्यता के कल्याण का हमें निरंतर ध्यान रखना चाहिए। हमें वह कार्य नहीं करना चाहिए जो हम अपने प्रति दूसरों से अपेक्षा नहीं रखते, अर्थात हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए औरों के प्रति जितना अच्छा हम अपने प्रति दूसरों से अपेक्षा करते हैं। यही सद्व्यवहार है, यही सत्कर्म है, अच्छा अच्छा करना और किसी को पीड़ा देने से अपने को दूर रखना, मन से, वाणी से, विचार से किसी का अहित न सोचना। अहित सोचना विकार है, हितकर सोचना, हितकर करना यह सद्गुण है। हमारे नैतिक मूल्यों के अंतर्गत इसकी गणना होती है, इसका समावेश होता है। इसलिए विश्वविद्यालय के मंच पर हम अपने संपूर्ण का विकास करते हैं। कहा जाता है कि व्यक्तित्व का पूर्ण पल्लवन और पूर्ण विकास विश्वविद्यालय में ही होता है। हम कक्षाओं में ज्ञान अर्जित करते हैं, हम प्रयोगशालाओं में ज्ञान अर्जित करते हैं और फिर हम एक अच्छे अध्येता होने के साथ साथ अच्छे शोधकर्ता बनते हैं। शोध की प्रक्रिया में बहुत सारे एथिकल वैल्यूज होते हैं, नैतिक मूल्य होते हैं जिनका हमें पालन करना होता है। ध्यानस्थ शब्द का प्रयोग मैंने इसलिए किया कि हमारे विद्यार्थी जब कक्षाओं में पढ़ते हैं, हम भी जब विद्यार्थी के रूप में थे, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम कक्षा में होकर भी नहीं होते। हम कक्षा में उतनी देर के लिए होते हैं
जितनी देर हम अपने आचार्य को ध्यानस्थ होकर सुनते हैं, उतनी देर तक तो हम कक्षा में बैठते हैं। हम बैठे रहते हैं, लेकिन जब हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है तो हम कक्षा में होकर भी नहीं होते हैं, और उतनी देर का जो व्याख्यान होता है वो हमारे मनोमस्तिष्क पर उभर नहीं पाता। इसीलिए ध्यान की आवश्यकता होती है, ध्यानस्थ होना पड़ता है। ध्यान से ही सिद्धि मिलती है, और यही सिद्धि हमें शोध और अनुसंधान की दिशा में ले जाती है। हम कुछ नया कर पाते हैं, कुछ नया सीख पाते हैं, और समाज को कुछ नया दे पाते हैं। किसी भी देश के विकास के लिए शोध की आवश्यकता होती है, किसी भी देश के विकास के लिए अनुसंधान की आवश्यकता होती है। सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र हो, अथवा भौतिक विज्ञान का क्षेत्र हो, अथवा प्राकृतिक विज्ञान से संबंधित अन्य जितने भी विषय हैं उससे संबंधित शोध हो, अथवा प्रबंधन से संबंधित कोई शोध हो, सब में एक निष्ठता की आवश्यकता होती है, एकाग्रता की आवश्यकता होती है, एक दत्त होने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें अपने चित्त वृत्तियों का निरोध करना चाहिए जब हम अनुसंधान की दिशा में आगे बढ़ें, और इसके लिए योगस्थ होना पड़ता है। योगस्थ चित्त वृत्ति निरोध। जब हम योगस्थ होते हैं तो हमारी चित्त वृत्तियों पर, जो हमें अन्यथा उस दिशा में ले जाती है जो हमारे बहुत अनुकूल नहीं है, नियंत्रण लगता है। योग से ऐसा होता है। योग ध्यान हमें आगे की ओर ले जाते हैं, और तभी हम आगे बढ़कर अपना हित कर पाते हैं, औरों का हित कर पाते हैं, समाज का हित कर पाते हैं, राष्ट्र का हित कर पाते हैं, और अंततः संपूर्ण मानवता का हित कर पाते हैं। जो रिसर्च एथिक्स है, इसके कुछ मायने हैं और इसके कुछ कायदे हैं। आजकल कंप्यूटर के माध्यम से अध्ययन करने की जो स्थितियां हैं, बहुत सारे मटेरियल हमें कंप्यूटर के माध्यम से मिल जाते हैं, लेकिन शोध और अनुसंधान तो मौलिक होने चाहिए। इसलिए कहीं से ले करके पूर्णतः अविकल उसे उतारना यह शोध नहीं माना जाता। आप संदर्भ लें, और जहाँ से संदर्भ लेते हैं उसका उल्लेख अवश्य करें। प्लेगियरिज्म की बहुत ज़्यादा आजकल चर्चा होने लगी है, इससे बचना चाहिए। हमें तथ्य संकलन करते समय इसका ध्यान रखना चाहिए कि हम वही तथ्य संकलित करें जो हमारे विषय से संबंधित हों, जो हमारे शोध का संदर्भ है, जो शोध का उद्देश्य है, उसी से संबंधित तथ्य का संकलन होना चाहिए। जितनी हमारी आवश्यकता है उससे ज़्यादा तथ्य हमारे पास होना चाहिए, तभी हम उसका विधिवत वर्गीकरण कर पाएंगे। कलेक्शन ऑफ द फैक्ट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ द फैक्ट्स। तथ्यों का फिर हम वर्गीकरण करते हैं और देखते हैं कि हमने जो शोध के लिए कुछ चैप्टर्स बना रखे हैं, किस अध्याय के लिए कौन सा तथ्य उपयोगी होगा। और फिर तीसरा स्टेज होता है रिसर्च का, एक्सप्लेनेशन ऑफ द फैक्ट्स, कि जो भी तथ्य हमने संकलित किया है, संग्रहित किया है, उसकी व्याख्या हम किस रूप में करें। यही हमारी मौलिकता है। तथ्य संकलन में ईमानदारी होनी चाहिए, उसके वर्गीकरण के समय परिश्रम होना चाहिए, और उसकी व्याख्या के समय हमारी मौलिकता होनी चाहिए। यह सब मिलाकर शोध को मौलिक शोध बनाते हैं, और तभी हम आने वाले शोधार्थियों के लिए कुछ अच्छा संदेश दे पाते हैं। एक ऐसा ग्रंथ दे जाते हैं कि जो विद्यमान के लिए तो उपयोगी है ही, भावी पीढ़ी के लिए भी इसकी उपादेयता रहेगी। अच्छे शोध के लिए इस प्रकार की नैतिकता की आवश्यकता होती है। हम दूसरे को अवश्य देखें, हम विद्यमान पुस्तकों को अवश्य पढ़ें, जो रिसर्च पेपर्स हैं उन्हें अवश्य पढ़ें, लेकिन हमारा अपना स्वयं का एक दृष्टिकोण होना चाहिए, और उस दृष्टिकोण के अनुरूप ही हमारा लेखन होना चाहिए, और हमारे शोध की प्रस्तुति होनी चाहिए। शोध में मिशन और विजन दो लगे होते हैं। इसमें विजन दो का होता है, सुपरवाइजर का भी होता है और शोधार्थी का भी होता है। विजन बहुत बड़ा होता है, बड़ा होना भी चाहिए,
विश्वविद्यालय वैश्विक व्यवस्था का द्योतक होता है, तो हमारा शोध केवल स्थानीय नहीं होता। स्थानीय स्तर के विषय होते हैं, लेकिन इसका महत्व वैश्विक होता है। इसलिए विजन बड़ा होना चाहिए, और जो हमारा मिशन है, इतने समय में टाइम बाउंड हमें रिसर्च कर लेना है, तो समयबद्धता का बहुत महत्व होता है, और यहीं आकर अनुशासन शब्द ध्वनित होता है। कार्य के प्रति अनुशासन, अपने प्रति अनुशासन, और जो व्यवस्था का, संस्थान का अनुशासन है, सबका पालन करना होता है। इससे एक शोध उत्तम किस्म का बनता है, और जिसमें हम मानते हैं कि नवीनता भी है और गुणवत्ता भी है। इसी को आजकल क्वालिटी रिसर्च कहा जाता है, जिसमें सब कुछ प्रामाणिक हो, अतिरंजित ना हो, सत्य हो, सत्येतर ना हो, तभी शोध की गुणवत्ता बनती है। इससे हम न केवल विषय को समृद्ध करते हैं, अपितु ज्ञान के क्षेत्र को भी समृद्ध करते हैं। अपनी संस्था की प्रसिद्धि में हम योगदान करते हैं, और अपने बाद जो आने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए हम कुछ बहुत अच्छा दे जाते हैं। इस तरह से एक रिसर्च का मानक बनता है। चाहे विश्वविद्यालय हो, अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठान हो, अथवा सत्ता के प्रतिष्ठान हो, सबके लिए एथिकल स्ट्रेटजी के कुछ मानक होते हैं, जिसे हमें निर्धारित करना ही चाहिए। उस संस्थान का एथिकल स्टैंडर्ड क्या है, ये निर्धारित होना चाहिए। उस संस्थान में एथिकल अवेयरनेस की व्यवस्था होनी चाहिए। उस स्थान में एथिक्स कमेटी बननी चाहिए। जो एथिकल स्टेटस है उस संस्थान का, उसकी नियमित मॉनिटरिंग होनी चाहिए। इसके बाद एक एथिकल कल्चर सृजित होना चाहिए। इससे ही हम एथिकल स्ट्रेटजी तैयार करते हैं। एथिकल स्टैंडर्ड उसे कहते हैं कि हर संस्थान अपने लिए एक आचार संहिता बनाता है, कि जो संस्थान का प्रमुख है, उसके दायित्व क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं, और उसकी सीमाएं क्या हैं। इसमें एथिकल स्टैंडर्ड होता है। उस संस्थान के जो शेष लोग हैं, शिक्षक हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके कर्तव्य क्या हैं, उनके दायित्व क्या हैं, और उनकी सीमाएं क्या हैं। एथिक्स हमारी सीमाओं को निर्धारित करता है कि हमें किसी भी दशा में अपनी सीमा का अतिक्रमण नहीं करना होता। फिर उस समुदाय में जिसको लेकर हमारा संस्थान चलता है, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं संस्थान के, उनमें एथिकल अवेयरनेस होनी चाहिए, जेंडर सेंसिटिविटी होनी चाहिए, लैंगिक संवेदनशीलता होनी चाहिए, कि जो कार्यस्थल पर काम करने वाली हमारे ही जैसी विदुषी महिलाएं हैं, कर्मशील महिलाएं हैं, वो सभी हमारे लिए आदरणीय हैं। कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार से कोई ऐसा हमारा आचरण नहीं होना चाहिए जिससे उनको सम्मान को ठेस पहुंचती है, उनकी गरिमा आहत होती है, अथवा उनकी भावनाएं आहत होती हैं। ये हमें निरंतर ध्यान रखना चाहिए। हम उस देश के लोग हैं जहाँ नारी बंधन और प्रकृति बंधन का विशेष स्थान है। मनुस्मृति में लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फलाः क्रियाः। जहाँ नारियों की अभ्यर्थना होती है, वहाँ देवता रमण करते हैं, और जहाँ अभ्यर्थना नहीं होती, वहाँ पुरुष के सारे उद्यम निष्फल हो जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए, कभी भी नारी के आंसू अगर कष्ट के हैं और वंचित व्यक्ति की आह यह निष्फल नहीं होता। इसलिए इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे सहकर्मी हैं, नर हों या नारी हों, उनका सम्मान करना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए, और उनसे अगर हमारे कार्य में आवश्यकता है तो उनसे सहयोग लेना चाहिए। इसे एथिकल अवेयरनेस कहते हैं। जो संस्थान के शेष लोग हैं, विश्वविद्यालय में विद्यार्थी हैं, किसी
व्यावसायिक प्रतिष्ठान में कर्मचारी हैं, उन्हें भी प्रेरित करना चाहिए कि आप जहां आए हैं वह आपका एक परिवार है। परिवार के नियम होते हैं, परिवार की मान्यताएं होती हैं, हर सदस्य का ध्यान रखना पड़ता है और उस ध्यान रखने में उसके सम्मान का भी ध्यान रखना होता है, उसके स्थान का भी सम्मान करना होता है। वो किस स्थान पर है, उसकी पोजीशन क्या है, उसकी रैंकिंग क्या है, सबका ध्यान रखना होता है। इसे एथिकल अवेयरनेस कहते हैं। परिसर में जहाँ 5 लोग बैठें वहाँ सत्य चर्चा हो, सत्संग हो, वहाँ कोई ऐसी चीज़ ना हो जो हमारी पारिवारिक मान्यताओं के खिलाफ जाए, जो हमारे विश्वविद्यालय की मान्यताओं के प्रतिकूल जाएं, जो हमारे संस्थान के अनुशासन के प्रतिकूल जाएं। हम मनुष्य हैं, संभ्रांत और सचेतन प्राणी, इसलिए किसी भी स्थिति में हमारी भद्रता आक्षेपित नहीं होनी चाहिए। वस्तुतः हम विश्वविद्यालय में ऐसे कार्य करते हैं जिससे भद्र लोक की रचना होती है, भद्राचरण जिसका मानक होता है, तो हमारे आचरण में भद्रता दिखनी चाहिए। व्यावसायिक प्रतिष्ठान है तो उस व्यवसाय के प्रति, अपनी आजीविका के प्रति न्याय होना चाहिए, न्यायशीलता होनी चाहिए। सत्ता प्रतिष्ठान है तो न्याय की धारा बहनी चाहिए, समता, समानता, सत्कर्म, ये सब उसमें परिलक्षित होना चाहिए। इससे सभी संस्थानों में जो एथिकल अवेयरनेस है यह होता है। नैतिक भावनाओं का जागरण और उसके लिए संदेश देना, इसे एथिकल अवेयरनेस है। इसीलिए ऐसा होता रहे। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, सब जगह सत्ता से संबंधित जितने प्रतिष्ठान हैं, जितने व्यावसायिक और औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, वहाँ एथिक्स कमेटी का विधान होता है। उसमें ऐसे लोग रहें, सभी संवर्गों के, प्रशासन के, कर्मचारी तंत्र के, अधिकारी तंत्र के, सभी लोग, पुरुषों से, महिलाओं से, विद्यार्थियों से, जो NGOs हैं उनके सदस्य हों, स्थानीय संभ्रांत लोगों के सदस्य हों। एक एथिक्स कमेटी होती है जो यह देखती है कि वास्तव में उस परिसर में, उस परिवेश में नैतिकता के मूल्यों का कितना ज़्यादा आदर हो रहा है और अनुपालन हो रहा है। ऐसा होने से ही हमारा विवेक जागृत होता है, ऐसा होने से ही हम अपनी प्रज्ञा का, मेधा का सही प्रयोग करते हैं, और इसी के लिए विश्वविद्यालय होते हैं। एक एथिक्स कमेटी मॉनिटर करती है, मूल्यांकन करती है कि हमारी प्रक्रिया किस तरह चल रही है। केवल आशय यही होता है कि नैतिकता के आचरण में ही हम अपने ध्येय को पूरा करते हैं, अन्य सारे सद्गुण उसी से आ जाते हैं। इसीलिए एथिक्स कमेटी यह देखती है। किसी का कोई आक्षेप हो, किसी की कोई शिकायत हो, तो उसका निराकरण त्वरित होना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार ने नियम बना रखे हैं, इसके लिए प्रांत की सरकारों के अपने नियम है, और स्थानीय समाज के भी अपने नियम होते हैं, उस परिवेश के भी अपने नियम होते हैं। इसका हमें पालन करना चाहिए। एथिक्स कमेटी यह अनुपालन करवाती है। ऐसा सब जब हम करने लगते हैं तो एक एथिकल कल्चर सृजित होता है, जिसे हम नैतिकता की संस्कृति कहते हैं। अर्थात हर व्यक्ति उस भावभूमि पर खड़ा होता है जहाँ किसी का अहित करने का भाव न हो। उस भावभूमि पर खड़ा होता है जहाँ उसके अंदर केवल पॉजिटिव थिंकिंग होती है, रचनात्मक सोच। रचनात्मक सोच में सहयोग की प्रवृत्ति होती है, साथ साथ चलने की प्रवृत्ति होती है। हम जिस भी क्षेत्र में हैं, कला, विज्ञान, अनुसंधान, जिसमें भी, उसमें कुशलता की प्रवृत्ति होती है। इसे पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं। हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, कारण कि अगर कहीं से नकारात्मक सोच हमारे अंदर विकसित हुई तो यह हमारे विकास पथ को अवरुद्ध करता है। हम फिर सोचने लगते हैं किसी के विरुद्ध, व्यक्ति हो या व्यवस्था या संस्थान। फिर हमारे मन में आने लगता है कि हमारा जो आचरण होगा इसके प्रति उसका क्या रिएक्शन होगा, प्रतिक्रिया क्या होगी।
तो हमारे मन में ही एक क्रिया और प्रतिक्रिया का चेन आरंभ हो जाता है और हम अपने ध्येय से भटक जाते हैं। और इसकी शुरुआत होती है आलोचना धर्म से। समालोचना अच्छी चीज़ है, इसमें मूल्यांकन का भाव नहीं। आलोचना अच्छी चीज़ नहीं है। हम किसी की अकारण भी आलोचना करते हैं। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जिसकी आलोचना कर रहे हैं उसके बराबर का होना चाहिए, उस स्तर पर पहुंचिए। अंग्रेजी में कहा जाता है, इट इज़ वेरी इजी टू क्रिटिसाइज बट वेरी डिफिकल्ट टू अचीव। आप अचीव करने की कोशिश करें, अपने को बेहतर बनाएं, आप स्वयं अनुकरणीय बने, अपने सामने कोई भी आदर्श रख लें। आप राजनीति के क्षेत्र में आदर्श पाएंगे, आप प्रशासन के क्षेत्र में आदर्श पाएंगे, आप अध्यापन के क्षेत्र में आदर्श पाएंगे, आप व्यवसाय के क्षेत्र में आदर्श पाएंगे, आप उद्योग के क्षेत्र में आदर्श पाएंगे, आप वैज्ञानिक दुनिया के आदर्श पाएंगे। आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए, हमारा आदर्श कौन होगा, और उसके द्वारा बताए हुए पथ पर चलिए, उसके जैसा बनने की कोशिश करिए। आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता होती है, ज़रूरत होती है कि इन गुणों का हम विकास करें। ऐसा करने से ही हमारा एथिकल कल्चर विकसित होता है और कोई भी संस्था अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होती है। लेकिन ऐसा करने के साथ हमें कुछ बातों पर ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी हमारे मार्ग में बाधाएं भी उत्पन्न होती हैं, जिसे इंटरनल एलोरमेंट कहते हैं और एक्सटर्नल प्रेशर कहते हैं, कि हमारी नैतिकता को हिलाने के लिए कभी कभी प्रलोभन, उत्कोच जैसी बातें हमारे सामने आती हैं और हम भटक जाते हैं। यह प्रलोभन हमारे मन को भी दूषित करता है। हम अगर अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखें तो संभवतः हम प्रलोभन से बच सकते हैं। हमें आजीविका का जो स्थल सौभाग्य से प्राप्त है, आजीविका का जो स्वरूप मुझे सौभाग्य से प्राप्त है, उसके साथ हमें न्याय करना चाहिए और अपने कार्य से संतुष्ट होना चाहिए। अगर कार्य हमें संतुष्टि नहीं दे रहा है तो ये मानना चाहिए कि हमारे अंदर कहीं अधीरता है। अधीरता होनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, लेकिन अपने कार्य के साथ अगर न्याय नहीं कर रहे हैं तो नकारात्मक अधीरता होती है। इससे बचना चाहिए। संतोष और समर्पण यह बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है और इससे हम जो आंतरिक धरातल पर प्रलोभन है, उत्कोच है, इससे हम बच पाते हैं। कभी कभी एक्सटर्नल प्रेशर्स होते हैं, प्रभाव होते हैं बाह्य, जिससे हम थोड़ा भटकते हैं। बाहरी दुनिया में ऐसा हो रहा है, उस संस्थान में ऐसा हो रहा है, उस व्यवस्था में ऐसा हो रहा है, हमें भी वैसा हो जाना चाहिए। हमें अपने परिवेश पर विचार करना चाहिए। उस देश में ऐसा हो रहा है, उस देश का खुलापन हमारे यहाँ आ जाए, उसके परिवेश पर विचार करना चाहिए, अपने देश पर विचार करना चाहिए। यह हम अगर करें तो हम बाह्य प्रभाव से वंचित रह जाते हैं। हम जिस चीज़ के लिए आए हैं, अच्छा कार्य करने के लिए, अच्छी उपलब्धियां अर्जित करने के लिए, उस पर हमें निरंतर ध्यान देना चाहिए। ऐसा करें तो हम आंतरिक प्रलोभन और बाह्य दबाव प्रभाव से हम निश्चय ही बच सकते हैं और अपनी जो सनातन मान्यताएं हैं उनके साथ जीवन पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। जो औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं अथवा किसी भी प्रकार के प्रतिष्ठान हैं, वहाँ प्रशासन के लिए भी कुछ नियम होते हैं जिनका ध्यान रखना होता है। प्रशासन को सफल बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए पहला कार्य होता है नियोजन पर ध्यान देना। नियोजन सही होना चाहिए। हम 1 वर्ष के लिए नियोजन कर सकते हैं, 5 वर्ष के लिए कर सकते हैं, अगले 50 वर्ष के लिए कर सकते हैं, क्योंकि संस्थाएं चिरजीवी होती हैं। तो हमारे जो ध्येय बने, हमारी जो योजना बने, वो व्यवहारिक होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए जिसके प्रति हमारे मन में स्वतः यह भाव विकसित हो जाए तो उन योजनाओं को समय के साथ हमें पूरा कर लेना। योजनाएं हमारा लक्ष्य भी निर्धारित है। जो संगठन है उसका स्वरूप हमें देखना चाहिए। उच्चस्थ पदाधिकारी है, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए। अधीनस्थ है, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो उच्चस्थ और अधीनस्थ के बीच
एक बेहतर तालमेल होना चाहिए। जो कर्मचारी तंत्र है, जो हमारा स्टाफ है, उसमें दक्ष और योग्य लोग होने चाहिए, प्रशिक्षित होने चाहिए। तभी जो नीति और नियम बनेंगे उनका सही अनुपालन हो सकेगा। जो उच्चस्थ अधिकारी हैं, जो संस्था के नीति नियामक हैं, उन्हें डायरेक्शन देना होगा। उनका निर्देश सुविचारित होना चाहिए, हमेशा इस तरह का होना चाहिए कि उस संस्था के हित में हो, समाज के हित में हो और सर्वोपरि राष्ट्र के हित में हो। हमें निरंतर अपने राष्ट्र का चिंतन करना चाहिए। यह राष्ट्र ही है जो हमें पहचान देता है, यह राष्ट्र ही है जो हमारे अस्तित्व के मूल में है। इसलिए निरंतर हमें राष्ट्र का चिंतन करना चाहिए, राष्ट्र का बंधन करना चाहिए। इसलिए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सबके बीच में, जिसे समन्वय कहते हैं। किसी संस्था की सफलता में समन्वय और सहयोग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि हम किस तरह से समन्वय करें। जितने स्टेक होल्डर्स हैं एक संस्था में, उनके बीच में समन्वय संतुलन स्थापित करता है और संतुलन गति प्रदान करता है। कहीं भी जब संतुलन बिगड़ता है तो गति अवरुद्ध होती है। व्यक्ति के अंदर जो हमारे विचार केंद्र हैं, उसमें संतुलन बिगड़ता है तो हमारे सोचने की दिशा बदल जाती है। परिवार में संतुलन गड़बड़ होता है तो किसी न किसी सदस्य पर बुरा प्रभाव पड़ जाता है। समाज में संतुलन बिगड़ता है तो सामाजिक बिखराव होता है। राष्ट्र के स्तर पर विकास में असंतुलन दिखलाई देता है तो उससे असंतोष और क्षोभ होता है। इससे बचना चाहिए। इसलिए संस्थान में संतुलन जरूर होना चाहिए। किसी भी संदर्भों में इस पर हमें निरंतर विचार करते रहना चाहिए। समन्वय के साथ संतुलन भी होना चाहिए। जो कार्य अच्छे हो रहे हैं इसका रिपोर्ट भी होना चाहिए। इसकी सूचनाएं बाहर जानी चाहिए कि हमारे अंदर इतना अच्छा होता है, हमारी संस्था में इतना अच्छा हो रहा है, हमारे विद्यार्थी इतने अच्छे हैं, हमारे यहाँ इतने अच्छे शोध कार्य हो रहे हैं, हमारे शिक्षकों की जो प्रस्तुतियाँ इतनी अच्छी हैं, हमारी जो अच्छाइयाँ हैं आप दिखाएं। किसी भी संस्थान में, किसी भी व्यवस्था में अच्छाइयाँ बहुत होते हैं, कमियाँ तो कहीं भी तलाशी जा सकती हैं। हमारा ध्येय होना चाहिए कि हम अच्छाइयों को देखें और अच्छाइयों की तलाश करें और इसको बाहर रिपोर्ट करना चाहिए। विश्वविद्यालय के विद्यार्थी उसके ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं। उन्हें बताना चाहिए कि जिस संस्था में उन्हें पढ़ने का सौभाग्य मिला है वो संस्था कितना अच्छा कर रही है और वस्तुतः वह अच्छाइयों के लिए ही बनी हुई, ये ध्यान रखना चाहिए। इन सब चीज़ों का प्रसार प्रचार भी होना चाहिए। कोई औद्योगिक स्थान है, उसका प्रोडक्शन कितना अच्छा है, उनके कर्मचारियों को चाहिए उसका प्रचार प्रसार करें। इससे उस संस्था की मान्यता बढ़ती है, स्वीकार्यता बढ़ती है, उसका विस्तार होता है। तो इसलिए रिपोर्टिंग एक मायने की चीज़ है। हर संस्था, हर व्यक्ति, हर समाज में एक आर्थिक नियमन होता है। हम जितना प्राप्त कर रहे हैं, हमारा जो आय है, हमारा जो व्यय है, इसका भी नियमन होना चाहिए। हमारा व्यय आय के अनुकूल होना चाहिए। जब इसमें अनुकूलता नहीं होती, व्यय बढ़ता जाता है, तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, हम तनाव में आ जाते हैं। इस तनाव से मुक्ति का सबसे बड़ा उपाय है कि आर्थिक नियमन सही होना चाहिए और व्यवस्था होनी चाहिए। व्यक्ति के अंदर, समाज के अंदर, संस्था के अंदर और राष्ट्र के अंदर वित्तीय व्यवस्था का निरंतर ध्यान रखा जाना चाहिए। ये सारी बातें अगर हम ध्यान में रखते हैं तो जीवन में सफलता के सारे सूत्र सहज हमें प्राप्त हो जाते हैं और हम सफलता के पथ पर अग्रसर हो जाते हैं। यही एथिकल स्ट्रेटजी होती है जो हमारे विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। और इस स्ट्रेटजी को जब एग्जीक्यूट करते हैं, क्रियान्वयन करते हैं, तो हम अपने लक्ष्य पर पहुंचते हैं। आप सभी ने ध्यान से सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यह विश्वविद्यालय त्वरित गति से विकास करे, अकादमिक क्षेत्र की सभी उपलब्धियां प्राप्त करे और अकादमिक वैश्विक फलक पर इसे अत्यंत प्रतिष्ठित स्थान मिले। इसके लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी सर बहुत बहुत
धन्यवाद गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय की ओर से।